हेलो 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 प्यारे बच्चों, वेलकम टू द चैनल एजुकेशनली। मैं आपका फिजिक्स टीचर नसीम अंसारी। आज हम लोग फिजिक्स की पहली यूनिट स्टडी करने जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स ऐसी पढ़ाई जाएगी, ऐसे सिखाई जाएगी कि कभी आपने फिजिक्स पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको एकदम बेस से, इतने बेस से बताएंगे ना कि आपने कभी पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी, फिर समझ में आनी चाहिए, तब मजा आए। देखिए, पहली यूनिट हम लोग पढ़ते हैं बेटा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ने से पहले एक चीज इसमें है, फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा। फिजिकल क्वांटिटी कुछ नहीं है यार, वो क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं, जो मेजरेबल हो, जिसको हम नाप सकते हैं, तो क्या कहलाती है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, लेंथ। लेंथ मेजर कर सकते हैं? हाँ सर, मेजर कर सकते हैं। मास, टाइम, टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं भैया, बताइए। टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है, हाँ। 27 डिग्री, 25 डिग्री, 24 डिग्री, 28 डिग्री मेजर ही तो कर रहे हैं, तभी तो आया है, एक्सेट्रा। वो क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फिजिक्स में आगे प्रोसीड करेंगे, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। दूसरी कौन सी क्वांटिटी है सर? दूसरी क्वांटिटी है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जिसको नाप सकते हैं, नॉन का मतलब नहीं, ऐसी क्वांटिटी जो मेजर ना की जा सकती हो, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सर दुनिया में कोई ऐसी चीज तो मुझे नजर नहीं आती कि जिसको नापा ना जा सके। आज के दौर में नहीं नजर आती है सर मुझे, नहीं नजर आती है, नहीं 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 नहीं। बताइए, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसको नाप नहीं सकते हम लोग दुनिया में? बताइए बताइए। कोई क्वांटिटी नहीं है सर, फर्जी है। माँ का प्यार। अम्मा का प्यार आप नाप सकते हैं कितना है? आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है, आप बता सकते हैं? 1 किलो, 2 किलो, 100 मीटर, 50 मीटर, 100 कुंटल, इतना 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 नाप सकते हैं? नहीं सर। कितना प्यार करती है अम्मा? बहुत प्यार करती है सर, बहुत ज्यादा करती है सर। क्वांटिटी है कोई? मेजरेबल है? कोई यूनिट है? माँ का प्यार मेजरेबल नहीं है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। मेरा दोस्त बहुत इमोशनल है, बात बात में रोने लगता है। कितना इमोशनल है? बहुत सर, बहुत ज्यादा। कोई लिमिट है? कोई लिमिट है भैया? नहीं। धोनी बहुत कूल है, कूलनेस, हॉटनेस। फलानवा बहुत हॉट है, फलानवा बहुत हॉट है। कितना हॉट है, मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसी क्वांटिटी जो मेजर ना की जा सके वो क्या कहलाती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। गेटिंग ऑन दैट? क्लियर हो गई? इनको पढ़ने के बाद में आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब बेटा फिजिकल क्वांटिटी को पता चल गया, वो क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, तो उसके टाइप्स भी होंगे। इसके दो टाइप्स हैं जनरली हमारे पास, फंडामेंटल ऑब्लिक बेस क्वांटिटी। फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी से आपको पता चल रहा होगा कि बेसिक क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, जो शुरुआती चीज है, इसको पहले से हम लोग डिफाइन करके रखते हैं, पहले से इसको हम लोग वो करके रखते हैं। जैसे आप अपनी बात करें, दुनियादारी की बात करें, तो आप कहते हैं ये हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी कि संविधान में ये चीज पहले से एक फिक्स कर दी गई है, इसमें कोई चेंज नहीं हो, इसको ड्राइव नहीं किया जा सकता है, इसको कहीं और से इसमें इधर उधर नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल चीजें हैं, इसको पहले से बना दी गई। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बेटा जो दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस ना की जा सके, यानी जो खुद मुख्तार हो, अकेला हो, उसको ऐसा नहीं कि इसको उसके रिस्पेक्ट में, एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में लिखा जा सके। बात समझ में? तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा, या बेस क्वांटिटी कौन क्वांटिटी होगी? जो किसी दूसरे क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस ना किया जा सके, दूसरे क्वांटिटी के टर्म्स में लिखा ना जा सके, वो क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, बेस क्वांटिटी होती है, पहले से इसको डिफाइन किया जा चुका।
देखिए जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा। क्या लेंथ को मास के टर्म में कभी लिखा देखा है? लेंथ इज इक्वल टू मास अपॉन दिस, मास को, टाइम को। ये सब बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल है, खुद मुख्तार है, ये अकेले होते हैं, इनको किसी और के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, न लिखा जा सकता, ये फंडामेंटल क्वांटिटी। तो सर दूसरी कौन सी क्वांटिटी है जिसको कहीं लिखा जा सकता है? कहाँ लिखा जा सकता है? किस में लिखा जा सकता है? ड्राइव्ड क्वांटिटी है बेटा, उसको लिखा जा सकता है। देखिए कैसे लिखा जा सकता है, देखिए देखिए एग्जांपल देखिए आप। जैसे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को डिस्टेंस और टाइम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया ना, कर दिया ना, देखो 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 किया ना। हाँ किया सर दांत निकल आया ना। हाँ किया। स्पीड को डिस्टेंस और टाइम के टर्म में एक्सप्रेस किया ना, कर दिया। देखो डिस्टेंस और टाइम इनके फॉर्म में एक्सप्रेस होके स्पीड क्या बन गया भैया? स्पीडिया क्या बन गया? स्पीड बन गया आपका ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि स्पीड को हम दो क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहां कर पा रहे थे? लेंथ को किस टर्म में एक्सप्रेस करके दिखाइए दम हो तो, मास को, टाइम को दिखाइए करके। नहीं कर सकते, खुद मुख्तार है, अकेले तनहा, किसी पे डिपेंड नहीं है। इसलिए फंडामेंटल बेस क्वांटिटी, जिसको दूसरे के टर्म में कहीं से प्रूव करके लाया गया हो, ड्राइव करके लाया गया हो, वो ड्राइव क्वांटिटी होते हैं। तो खाली डिस्टेंस ही होते हैं? नहीं भैया, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, फलाने हैं, धमाके हैं, बहुत लोग हैं, बहुत क्वांटिटी है सर, बहुत क्वांटिटी। ये भी डिस्टेंस हो गया यार, इसको कर दो वेलोसिटी। ये क्या हो गया आपका? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी क्या होता है यार? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट और टाइम के फॉर्म में लिखा गया बेटा, दो फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखा गया है, अकेला नहीं है, तनहा नहीं है बेटा, किसी के फॉर्म में लिखा गया है। अगर किसी के फॉर्म में लिखा गया है बेटा, तो ये भाई साहब क्या बन गए? ये भाई साहब फंडामेंटल नहीं रहे, ये क्या हो गए? ये क्या हो गए भाई साहब? ये ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गए। जिसको किसी के टर्म में लिख दिया जाए वो ड्राइव, जिसको ना लिखा जा सके वो फंडामेंटल और बेस। बस देख लो इसको। कोई प्रॉब्लम हो बताओ भैया? नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया, नहीं प्रॉब्लम है, आगे बढ़ते हैं। आगे चीज आती है बेटा मेजरमेंट। क्या होती है मेजरमेंट? क्या होती है मेजरमेंट? मेजरमेंट कुछ नहीं बेटा, मेजरमेंट है एक्चुअली कंपैरिजन, तुलना करना। किससे? मेजरमेंट करने के लिए, किसी भी चीज को तौलने के लिए, किसी भी चीज को नापने के लिए, किसी चीज को मेजर करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। कैसे सर? मैं नहीं मान रहा, कंपैरिजन प्रूफ करके दिखाइए। लीजिए सर, तराजू ले लीजिए आपने, जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं वेइंग मशीन। आप लोग की अंग्रेजी भैया बहुत स्ट्रांग है, हम लोग यूपी बोर्ड कमजोर। इधर आपने क्या रख दिया भैया? बाट रख दिया, 1 kg का बाट रख दिया बेटा। अब अगर आम लेने गए हैं भैया, आपने एक मैंगो इसमें डाला, दूसरा डाला, अभी भी सुई क्या रही? उधर रही। कहा एक आम और डालो। क्यों? क्योंकि सुई को बीचों बीच में लाना है। 3 डाल दिया, नहीं हुआ, 4 डाल दिया, अब बीचों बीच में आ गई। जैसे सुई बीचों बीच में आती है बेटा, आप कहते हैं हाँ बस हो गया, 1 किलो आम हो गया। क्यों? क्योंकि इस वेट को इसके बराबर आ जाता है। जब सुई बीचों बीच में आ जाती है तो इस वेट के बराबर आपका ये आम आ गया। और अगर इस वेट के बराबर आ गया, इसके मतलब आप क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं बेटा, तुलना ही तो कर रहे हैं, उसके बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उससे कंपेयर ही तो कर रहे हैं बेटा। कंपेयर कर रहे हैं ना, मेरे बेटे के मार्क्स उसके मार्क्स से कम है, कम है ना, कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं उससे आप। जिस दिन आपके बेटे के उसके उनके मार्क्स, शर्मा जी के मार्क्स, बेटे के मार्क्स 90% थे, आपके बेटे के मार्क्स 89% थे, कम है। तुलना कर रहे हैं ना आप उनसे। जिस दिन आपके 90 उनके 90 बराबर, शर्मा जी का बेटा और मेरा बेटा दोनों बराबर।
दोनों बराबर हो गए, मास बराबर, कंपैरिजन, कंपैरिजन। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं बेटा, मेजरमेंट में कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं बेटा, तुलना ही तो कर रहे हैं। इस वेट से हम तुलना कर रहे थे, जिस टाइम इसके बराबर आ गया तो ये क्या हो गया 1 kg। यानी मेजरमेंट कुल मिला करके कंपैरिजन है, कंपैरिजन करना या तुलना करना ही मेजरमेंट कहलाता है बेटा। लेकिन किससे तुलना की जाए बेटा, उससे तुलना की जाए जो रिफरेंस थिंग, रेफरेंस यूनिट कोई बना दी गई है जो पूरी दुनिया में मान्य है, उससे कंपैरिजन। ऐसा तो है नहीं बेटा कि कुछ भी पत्थर उठा के यहाँ रखो, हम तोलने लगो, बता दो इतना हो गया। पहले से एक रेफरेंस बाट बना लिया गया है, एक रेफरेंस वेट बना लिया गया है 1 kg का, उससे कंपैरिजन करना है बेटा। बात समझ में? तो कंपैरिजन जो करना है, तुलना जो करना है, एक रेफरेंस यूनिट से करनी है, एक रेफरेंस इंटरनेशनली एक्सेप्टेड आर्बिट्रेरी चूजन यूनिट बनाई गई है, उससे कंपेयर करना है। बात समझ में? ये चीज होती है। तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व होता है बेटा? कंपैरिजन। क्या होता है बेटा? कंपैरिजन होता है विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, पूरी दुनिया के लोग उसको मान रहे हो, रेफरेंस स्टैंडर्ड। एक रेफरेंस स्टैंडर्ड ऐसा बनाया जाए जिसको पूरी दुनिया के लोग माने, उसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं, ठीक है, उससे कंपेयर किया जाए, उससे कंपेयर किया जाए, ठीक है। तो मेजरमेंट कुल मिला के कंपैरिजन है विद रेफरेंस स्टैंडर्ड इन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट से, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात उठती है बेटा, टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट टू थिंग्स आर नीडेड। मेजरमेंट को निकालने के लिए बेटा दो चीजों की जरूरत पड़ती है। मेजरमेंट को निकालने के लिए बेटा दो चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन? कौन कौन सी सर? पहली यूनिट और दूसरी मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। पहली यूनिट की जरूरत पड़ती है, दूसरे मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। सर मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी तो समझ में आता है मेरे, ये यूनिट की क्या जरूरत पड़ी? मैग्नीट्यूड तो समझ में आता है, अगर हम आम लेने कहेंगे तो 1 2 4 5 6 7 कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड कहना पड़ेगा। कपड़ा लेने गए हैं तो 1 1 4 5 6 100 कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा सर, मैग्नीट्यूड तो बताना पड़ेगा तभी तो वो देगा। हाँ, आप जाइए कपड़े की दुकान पे, उससे कहिए 1 कपड़ा दे दीजिए, दे पाएगा वो? क्या देगा वो? 1 कपड़ा दे दीजिए, दे पाएगा कुछ? 1 कपड़ा दे दीजिए, क्या देगा वो? कुछ नहीं देगा। कहेगा 1 क्या होता है जी? हैं? दिमाग खराब है, पागल समझ रखा है? 1 मांगने आए हो, 1 क्या होता है? हैं? क्या होता है 1? आप कहेंगे सब 4 दे दीजिए। क्या 4 क्या? अरे कुछ है, मीटर उठा, सेंटीमीटर उठा, कुछ तो कहोगे, 4 दे दो। आप उससे जाइए कहिए सर 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए, खड़ाक से वो मेजरिंग टेप निकालेगा 1 मीटर का, करेगा आपके कपड़े को उससे कंपेयर करेगा, उसकी लेंथ दोनों की बराबर हो जाएगी। कंपेयर करेगा ना मेजरिंग टेप से, अपने कपड़े को ऐसे लगा के बराबर करके कंपेयर करेगा, 1 मीटर काट के आपको वो दे देगा। यहाँ पे दोनों चीजों की जरूरत पड़ी बेटा। 1 तो आपका क्या हो गया? 1 क्या हो गया बेटा? मैग्नीट्यूड। 1 क्या हो गया बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। 1 क्या हो गया आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। और ये मीटर क्या है बेटा? यही तो यूनिट है बेटा। तो जब भी किसी चीज को आपको मेजर करना है, किसी चीज को आपको नापना है, तो दोनों चीज की आवश्यकता होगी बेटा। कौन कौन भैया? मैग्नीट्यूड और यूनिट की। यहाँ बताया गया। यहाँ पे देखिए प्रूफ भी हो गया। आप खुद अपने कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, किसी पास चाहिए आधा आम दे दीजिए, आधा काट के आम दे भी तो देगा, लेकिन तौला नहीं जा पाएगा वो, उसका मेजरमेंट नहीं हुआ बेटा, मेजरमेंट नहीं हुआ। मेजरमेंट कब होगा? आधा किलो आम दे दो तो वो आधा किलो का बाट रखेगा, उधर आम रखेगा, फिर कंपेयर करके देखेगा दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जब बराबर होगा तब आपको दे पाएगा। क्लियर कि नहीं? बात समझ में आ रही है ना? कॉमन सेंस बात की गवाही देता है कि दोनों चीजों की जरूरत होगी, तभी हम इसको चीजों को मेजरमेंट कर पाएंगे। क्लियर? वेरी गुड। अगर इतनी चीज क्लियर हो गई बेटा, तो एक चीज हम लोग आगे और पढ़ते हैं कि अगर कहीं आपने लिखा देखा है, यानी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1000 1 kg इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1000 ग्राम। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। यहाँ पे देखिए बेटा 1 क्या है? 1 क्या है? मैग्नीट्यूड है,
मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। वन क्या है बच्चे? मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। केजी क्या है भैया? आपका यूनिट है। यहाँ पे 1000 क्या है बेटा? ये भी तो मैग्नीट्यूड है। ज्यादा कम चाहे जो बेटा, है तो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। ये जी क्या है बेटा? यूनिट है। बात समझ में? अच्छा, अगर हम यहाँ मान ले बेटा, इसके मैग्नीट्यूड को n1 मान ले, यूनिट को u1 मान ले, बराबर इसके मैग्नीट्यूड को n2 मान दे, इसको u2 मान दे, तो क्या हम रिलेशन हमारे पास आ गए n1 u1 इक्वल टू n2 u2। इस रिलेशन आ गया है, इससे क्या मतलब निकलता है? सब निकल रहा है, निकल रहा है, निकलेगा, निकलेगा, रस निकलेगा, रस निकलेगा। क्या निकल रहा है देखिए, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2 का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं हम, कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 था, ये मैग्नीट्यूड था, यहाँ 1000 था, दोनों बराबर हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 1000, 1000 के बराबर हो सकता है? नहीं, लेकिन यूनिट भी है, इस यूनिट की वजह से 1000 के बराबर हो गया। बात समझ में आई? अब देखिए 1 क्या है, यहाँ पे केजी क्या है बेटा? बड़ी यूनिट है, और ग्राम क्या है? छोटी। जब यूनिट बड़ी थी तो मैग्नीट्यूड क्या था बेटा? छोटा था। जब यूनिट छोटी हो गई तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया बेटा? बड़ा हो गया। इससे क्या मुराद निकल रहा है बेटा कि अगर मैग्नीट्यूड अगर यूनिट बड़ी कर दीजिए तो मैग्नीट्यूड छोटी हो जाएगी, अगर यूनिट छोटी कर दीजिए तो मैग्नीट्यूड बड़ी हो जाएगी। यानी कुल मिला के ये कहना है बेटा कि अगर एक को बड़ा करोगे तो दूसरे को छोटा होना पड़ेगा, और अगर दूसरे को छोटा करोगे तो पहले को बड़ा होना पड़ेगा। यानी कुल मिला के ये कहना है बेटा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें चेंज नहीं हो सकता है। अगर इसको आप इसको बड़ा करेंगे यूनिट को तो इसको छोटा हो जाएगा अपने आप। यानी एनयू की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज कांस्टेंट। यानी आप इसको ऐसे लिखेंगे, एनयू क्या है आपका? कांस्टेंट है। देखिए यहां से यही चीज निकल के आई ना कि एक को अगर आप बड़ा करोगे दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। बात समझ में? यानी एन या यू का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या रहेगा भैया? कांस्टेंट रहेगा। एन और यू का मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे आपने एग्जांपल देख लिया कि जब यूनिट बड़ी थी तो मैग्नीट्यूड छोटा था, जब यूनिट छोटी हो गई तो मैग्नीट्यूड को बड़ा होना पड़ा। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी मैग्नीट्यूड और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये दोनों आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये तो ऐसे दिखाया गया था भैया, इसको मिटा के ये तो क्लियर ही हो गया है, आप लोग समझ गए हैं, कंपेरिजन दिख गया है आपको। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं एन यू इक्वल टू कांस्टेंट के जगह के लिख सकते हैं, कोई वैल्यू के है, के भी कांस्टेंट है, यहाँ पे जो कांस्टेंट था उसके जगह के लिख दिया, हम लिख सकते हैं। आप फिजिक्स की दुनिया में सब पॉसिबल है। आप लिखेंगे एन इक्वल टू के बाई यू। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में कहीं भी अगर ऐसा लिखा है बेटा कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i मान लिया लिखा, या कुछ भी लिखा है, ये तो मैंने वो लिख दिया टाइम, कुछ भी लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि v प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वल एक कांस्टेंट k और i, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। कोई कांस्टेंट, ये r क्या है? कांस्टेंट है। ये r क्या है? कांस्टेंट है बेटा। r क्या है? कांस्टेंट है। यानी कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी साइन लगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हम लोग इक्वल लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे और लिख सकते हैं। क्लियर? अगर इसकी जगह ये लिख सकते हैं तो क्या इसकी जगह पे ये नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था बेटा, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल किया, कांस्टेंट लगा दिया। यहाँ पे इक्वल और कांस्टेंट लगा है, इसको हटा के हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, सब लगा सकते हैं। वही तो था बेटा, अगर प्रोपोर्शनलिटी होती तो इसको हटा के इक्वल लगाया, एक कांस्टेंट लगाया, तो इसकी जगह पे ये लिख दिया हमने इक्वल, और कांस्टेंट की जगह ये लगा दिया। यानी n इक्वल टू के यू था तो इक्वल टू के, इक्वल टू कांस्टेंट, के तो कांस्टेंट है ना, इनको हटा के हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दी। समझ आ गई बात? अगर यहां तक समझ में आ गई बच्चे तो ये n वर्सेस u का कर्व है। n का यूज अगर
ये क्या है? प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर u को बढ़ाओगे, यूनिट बढ़ाओगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हो रहा है बेटा, हो रहा है। यूनिट बढ़ी, मैग्नीट्यूड कम हो गया, यूनिट छोटी, मैग्नीट्यूड बढ़ा। इस तरीके से एक कर्व आ जाता है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ गई। आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर। ओके।